मिट्टी की परतों के नीचे दबी हुई सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। हजारों साल पहले दुनिया के कई प्रसिद्ध साम्राज्यों के उदय से बहुत पहले सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे एक समाज फला फूला था। उन्होंने विशाल शहर बनाए जिनकी सड़कें पूर्ण ग्रिड में व्यवस्थित थीं, पकी हुई ईंटों से घर बनाए और इतनी उन्नत जल निकासी प्रणाली बनाई कि आज भी वे आधुनिक लगती हैं। ये लोग व्यवस्था और संतुलन की दुनिया में रहते थे, व्यापार के लिए मानकीकृत बाट बनाते थे, छोटी मुहरों पर ऐसे प्रतीक उकेरते थे जिन्हें हम अभी भी नहीं पढ़ सकते, और मेसोपोटामिया तक फैले नेटवर्क के माध्यम से दूर दराज की भूमि से जुड़ते थे। फिर भी बुद्धिमत्ता और संगठन के इतने स्पष्ट चिन्ह छोड़ने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए कोई लिखित इतिहास नहीं छोड़ा जिसे हम समझ सकें। राजाओं या सेनापतियों के कोई महान स्मारक नहीं, और इस पहेली का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं कि वे कौन थे। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के खंडहरों में चलने की कल्पना करें। आप चौड़ी सड़कें, सार्वजनिक स्नानागार, लगभग हर घर में कुएं और शहर के नीचे बहने वाली नालियां देखेंगे। आपको जटिल पैटर्न से सजे मिट्टी के बर्तन और इतने छोटे मन के मिलेंगे जिन्हें बनाने के लिए अविश्वसनीय कौशल की आवश्यकता थी। सब कुछ उन लोगों की ओर इशारा करता है जो योजना, स्वच्छता और सटीकता को महत्व देते थे। लेकिन इस सारी प्रतिभा के पीछे मौनता है। मुहरों और पट्टियों पर छोड़ी गई लिपि ने डिकोडिंग के हर प्रयास का विरोध किया है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रोसेटा स्टोन के बिना उनके शब्द बंद रह गए हैं। इस मौनता ने इतिहासकारों को उत्तरों से कहीं अधिक प्रश्न दिए हैं। क्या वे राजाओं द्वारा शासित थे या परिषदों द्वारा निर्देशित थे? क्या वे उन देवताओं की पूजा करते थे जिन्हें हम आज जानते हैं, या उन्हें जो समय के साथ खो गए? और शायद सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या कारण था कि वे अचानक इतनी जल्दी गायब हो गए? पीढ़ियों से विद्वानों ने इस महान सभ्यता की उत्पत्ति और पतन की व्याख्या करने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि वे मेसोपोटामिया से आए थे, पश्चिम से ज्ञान लेकर आए थे। दूसरों ने तर्क दिया कि वे आधुनिक दक्षिण एशियाइयों के पूर्वज थे, जो अपनी जड़ों से स्वतंत्र रूप से बढ़े थे। आक्रमण, प्रवासन या प्राकृतिक आपदाओं के सिद्धांतों ने पुस्तकों को भर दिया, लेकिन प्रमाण हमेशा गायब था। एक सदी से अधिक समय तक बहस जारी रही। प्रत्येक विचार अगले से टकराता रहा, जबकि सिंधु घाटी के लोग समय के पर्दे के पीछे छुपे रहे। फिर हाल के वर्षों में कुछ असाधारण हुआ। राखी गढ़ी की मिट्टी की गहराई में सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहरों में से एक में पुरातत्वविदों को एक महिला का दफन मिला, जो लगभग 4500 वर्षों तक अबाधित रूप से आराम कर रही थी। उसकी हड्डियां नाजुक थीं, उसके मिट्टी के बर्तन टूटे हुए थे, लेकिन उसके एक दांत के अंदर डीएनए का एक छोटा टुकड़ा सभी बाधाओं के विपरीत जीवित रह गया था। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वे एक जैविक टाइम कैप्सूल पकड़े हुए थे, उन लोगों से सीधा संबंध जो कभी उन प्राचीन सड़कों पर चले थे। पहली बार सिंधु घाटी की मौनता टूटने का मौका था, पत्थरों या प्रतीकों के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवन के स्वयं के कोड के माध्यम से। डीएनए का एक छोटा टुकड़ा एक पूरी सभ्यता के बारे में क्या रहस्य प्रकट कर सकता था? क्या यह अंततः हमें बता सकता था कि सिंधु घाटी के लोग कौन थे, वे कहां से आए थे और वे क्यों गायब हो गए? उस प्राचीन दांत के भीतर छुपे उत्तर दक्षिण एशियाई इतिहास की भोर के बारे में हमारी सोच को बदलने वाले थे। 4000 से अधिक साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता प्रतिभा की ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंची जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करती है। अपने चरम पर यह 1.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली थी, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से शामिल थे। यह गांवों का एक छोटा समूह नहीं था, बल्कि शहरों, कस्बों और बस्तियों का एक विशाल नेटवर्क था, जो व्यापार, संस्कृति और साझा नवाचार से जुड़ा हुआ था। इनमें सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखी गढ़ी थे, जिनमें से प्रत्येक हर बार जब उनके अवशेषों से मिट्टी को साफ किया जाता है तो बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की नई परतें प्रकट करता है।
आज मोहनजोदड़ो के खंडहरों में चलते हुए आप अभी भी शहर के हर कोने में की गई सावधानीपूर्वक योजना देख सकते हैं। सड़कें एकदम सीधी लाइनों में बिछी हैं, एक आधुनिक ग्रिड प्रणाली की तरह समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटों से बने घर इन सड़कों के साथ बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जो एक रूपता और नियंत्रण की भावना दिखाते थे जो प्राचीन दुनिया में दुर्लभ थी। लगभग हर घर में अपना कुआं था और सड़कों के नीचे एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी जो अपशिष्ट जल को बाहर निकालती थी। ऐसा कुछ जिसे बाद की सभ्यताओं ने भी मुकाबला करने में संघर्ष किया। हड़प्पा, एक अन्य महान शहर, ने समान पैटर्न प्रदर्शित किए। संगठित लेआउट, केंद्रीकृत योजना और स्वच्छता के लिए जुनून। राखी गढ़ी में पुरातत्वविदों ने और भी बड़े आवासीय क्षेत्रों और इस बात के सबूत का खुलासा किया कि यह स्थल सबसे बड़े में से एक हो सकता है। व्यापार सिंधु घाटी के लोगों की जीवनधारा थी। उन्होंने वजन और माप विकसित किए जो पूरे क्षेत्र में मानकीकृत थे, जिससे व्यापारी निष्पक्ष और लगातार व्यापार कर सकते थे। ये वजन अक्सर पत्थर के छोटे क्यूब के आकार के सैकड़ों किलोमीटर दूर के शहरों में समान थे, ये साबित करते हुए कि यह अलग थलग कस्बों के बजाय साझा प्रणालियों से बंधी एक सभ्यता थी। सामान दूर दूर तक जाता था। कार्नेलियन मनके, हाथी दांत, कपास के कपड़े और मिट्टी के बर्तन उनके बाजारों से बहते थे। कुछ मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे, जहां सिंधु मोहरें खोजी गई हैं। बदले में वे दूर देशों से लापीस लाजुली, चांदी और अन्य सामान आयात करते थे। इस निरंतर आदान प्रदान ने न केवल उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्हें अपने समय की कुछ महानतम सभ्यताओं से भी जोड़ा। उनकी शिल्पकारी उनकी प्रतिभा का एक और चिह्न है। पुरातत्वविदों को इतने छोटे और पूर्ण रूप से ड्रिल किए गए मनके मिले हैं कि वे अभी भी आधुनिक विशेषज्ञों को यह जानने के लिए चक्कर में डालते हैं कि उन्नत मशीनरी के बिना इतनी सटीकता कैसे संभव थी। सोना, तांबा और अर्धकीमती पत्थरों से तैयार किए गए आभूषण कलात्मक सुंदरता और तकनीकी कौशल दोनों दिखाते हैं। उनके कांस्य उपकरण और हथियार यद्यपि डिजाइन में सरल, मजबूत और प्रभावी थे। उन्होंने ज्यामितीय डिजाइन के साथ मिट्टी के बर्तन आकार दिए, छोटी मूर्तियां उकेरी और जानवरों और प्रतीकों की छवियों के साथ मुहरें बनाईं, प्रत्येक अभी भी अनडिकोडेड भाषा का एक टुकड़ा। ये मुहरें संभवतः व्यापार, पहचान या अनुष्ठानों के लिए उपयोग की जाती थीं, लेकिन उनका गहरा अर्थ अभी भी बंद है। फिर भी अपनी सभी उपलब्धियों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की कई अन्य सभ्यताओं के विपरीत थी। मेसोपोटामिया में शक्ति उन राजाओं में केंद्रित थी जिन्होंने अपने नामों के लिए ऊंचे स्मारक, अपने देवताओं के लिए मंदिर और अपनी सेनाओं के लिए किले बनाए। सिंधु घाटी अलग रास्ते पर चली। कोई भव्य महल, शासकों की मूर्तियां या राजाओं या सैन्य विजय के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। उनके शहर मंदिरों या स्मारकों के चारों ओर केंद्रित नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक सुविधाओं जैसे अनाज भंडार, कुएं और सार्वजनिक स्नानागार के चारों ओर केंद्रित थे। इससे कई लोगों का मानना है कि उनका समाज अधिक समतावादी था, जो वर्चस्व के बजाय सहयोग पर आधारित था। इतने बड़े शहरों का मजबूत राजाओं या सेनाओं के सबूत के बिना व्यवस्थित कैसे रहना एक रहस्य है जो विद्वानों को चुनौती देता रहता है। इतनी प्रतिभा के बावजूद सिंधु घाटी के लोगों की उत्पत्ति अनिश्चित रहती है। इस सभ्यता को किसने बनाया? वे कहाँ से आए? उन्होंने अपने शासकों, युद्धों या मान्यताओं के स्पष्ट रिकॉर्ड छोड़े बिना इतनी एकता और परिष्कार कैसे हासिल किया? उनकी मुहरों पर उकेरी गई अनडिकोडेड लिपि उत्तर का हिस्सा रखती है, लेकिन अब तक इसने अपने रहस्यों को प्रकट करने से इनकार कर दिया है। दशकों से इतिहासकार केवल सिद्धांत बना सकते थे, वास्तुकला, कलाकृतियों और व्यापारिक रिकॉर्ड से सबूतों के टुकड़ों को जोड़ते हुए। कुछ ने तर्क दिया कि वे मेसोपोटामिया से जुड़े हुए थे। दूसरों का मानना था कि वे बाद की दक्षिण एशियाई आबादी के पूर्वज थे, और फिर भी दूसरों ने उन्हें रहस्यमय प्रवास से जोड़ा। लेकिन बहस को निपटाने के लिए पर्याप्त मजबूत कोई सबूत नहीं था। अब
पहली बार विज्ञान एक सफलता प्रदान करता है। राखी गढ़ी में एक व्यक्ति के संरक्षित डीएनए से सिंधु घाटी के लोगों की एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगी है। जो कभी अनुमान था वह अब ज्ञान में बदल रहा है, क्योंकि अतीत की मूक हड्डियां आखिरकार बोलना शुरू कर रही हैं। 2016 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने हरियाणा, भारत में एक विशाल सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी में खुदाई शुरू की। स्थल ने पहले से ही सड़कों, घरों और उपकरणों के सबूत प्रकट किए थे, लेकिन उस वर्ष धरती से कुछ और व्यक्तिगत उभरा। जैसे जैसे मिट्टी को परत दर परत साफ किया गया, एक मानव कंकाल की रूपरेखा दिखाई देने लगी। यह एक युवा महिला का दफन था जो लगभग 4500 वर्षों तक जमीन में आराम कर रही थी। कई अन्य अवशेषों के विपरीत जो धूल में टूट जाते हैं, उसका कंकाल उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। वह अपनी पीठ पर सुपाइन स्थिति में लेटी थी। उसके हाथ धीरे से उसके शरीर पर पार किए गए थे, जैसे कि उसे दफनाने वाले लोगों द्वारा देखभाल के साथ रखा गया हो। उसके चारों ओर मिट्टी के बर्तन के टुकड़े थे, जो प्रसाद या सम्मान के प्रतीक के रूप में रखे गए थे, जो उसके समुदाय के रीति रिवाजों की एक झलक देते थे। उसका दफन सरल लेकिन अर्थपूर्ण था। धन या आभूषणों के कोई संकेत नहीं थे, कोई गहने या हथियार नहीं, केवल रोजमर्रा की मिट्टी के बर्तनों की शांत उपस्थिति। इससे पता चलता है कि आम लोगों को भी मृत्यु में सम्मानित किया जाता था, कि दफन शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित नहीं था, बल्कि समाज की एक साझा प्रथा थी। युवा महिला ने एक सामान्य जीवन जिया हो सकता था, फिर भी अपने विश्राम स्थल में वह पीढ़ियों से इतिहासकारों को परेशान करने वाले सवालों के जवाब देने की क्षमता रखती थी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उसके अवशेषों की अधिक बारीकी से जांच की, एक विस्तार सामने आया। एक दांत जो उत्कृष्ट स्थिति में बचा था। अधिकांश के लिए यह सिर्फ एक और हड्डी का टुकड़ा लग सकता था, लेकिन आनुवंशिकीविदों के लिए यह एक खजाना था। दांत कभी कभी कंकाल के अन्य हिस्सों की तुलना में डीएनए को बहुत बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन जलवायु में जहां गर्मी और आर्द्रता आमतौर पर आनुवंशिक सामग्री को नष्ट कर देती है। कठोर तामचीनी के अंदर उसके आनुवंशिक कोट के छोटे टुकड़े अभी भी संरक्षित हो सकते हैं, एक टाइम कैप्सूल की तरह सील किए गए हैं, जो खोले जाने की प्रतीक्षा में है। जब शोधकर्ताओं को एहसास हुआ कि इस दांत में कुछ हो सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कभी बरामद नहीं हुआ था, व्यवहार्य प्राचीन डीएनए, तो उत्साह बढ़ गया। दशकों से वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अन्य कंकालों से आनुवंशिक सामग्री को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग सभी असफल हो गए थे। दक्षिण एशिया की जलवायु कार्बनिक अवशेषों पर कठोर है। गर्मी, मिट्टी की स्थितियां और समय ने सिंधु घाटी भर से खोदी गई हड्डियों से डीएनए के अधिकांश निशान मिटा दिए थे। फिर भी यहाँ भाग्य के किसी मोड़ से इस युवा महिला का दांत टिका रहा था। उसकी खोज केवल एक और पुरातत्व खोज से कहीं अधिक थी। यह एक प्राचीन लोगों की आवाज सुनने का मौका था, पत्थर पर उकेरे गए प्रतीकों के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवन के स्वयं के निर्माण खंडों के माध्यम से। वह छोटा दांत सदियों के समय से अनदेखा एक जांच का केंद्र बन गया, जो दक्षिण एशियाई इतिहास के बारे में हमारी जानकारी को नया आकार दे सकता था। राखी गढ़ी में मिले 61 कंकालों में से केवल एक में अध्ययन के लिए पर्याप्त मजबूत डीएनए था, और वह उसका था। 61 कंकालों में से केवल एक में इतिहास को खोलने की कुंजी थी। प्राचीन अवशेषों से डीएनए निकालना वैज्ञानिकों के सामने आने वाले सबसे कठिन कार्यों में से एक है। पत्थर या मिट्टी के बर्तन के विपरीत डीएनए नाजुक है। यह गर्मी, नमी या बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर जल्दी टूट जाता है। यूरोप या साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में, जहां जलवायु ठंडी और सूखी है, आनुवंशिक सामग्री कभी-कभी हजारों वर्षों तक रह सकती है। लेकिन दक्षिण एशिया एक पूर्णतः अलग चुनौती प्रस्तुत करता है। गर्म तापमान, भारी मानसून और आर्द्र स्थितियां तेजी से कार्बनिक अवशेषों को नष्ट कर देती हैं। यही कारण है कि खोज के दशकों के बावजूद पुरातत्वविदों और आनुवंशिकीविदों ने सिंधु घाटी से उपयोगी डीएनए प्राप्त करने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी।
हर पिछला प्रयास निराशा में समाप्त हुआ था। नमूने कुछ भी अर्थपूर्ण प्रकट करने के लिए बहुत खराब थे। जब राखी गढ़ी से दांत की खोज हुई, वैज्ञानिकों को पता था कि उन्हें इसे सबसे बड़ी सावधानी के साथ संभालना होगा। प्राचीन डीएनए के साथ काम करने की प्रक्रिया रस्सी पर चलने जैसी है। बाहरी दुनिया से कोई भी संदूषण परिणामों को बर्बाद कर सकता है। एक शोधकर्ता की त्वचा या सांस से आधुनिक मानव डीएनए का भी सबसे छोटा निशान प्राचीन नमूने के साथ मिल सकता है और अतीत को वर्तमान से अलग करना असंभव बना सकता है। इससे बचने के लिए काम को एक निष्फल वातावरण में किया जाना था। नाजुक आनुवंशिक सामग्री को संभालने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाओं के अंदर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की प्राचीन डीएनए प्रयोगशाला में दांत को एक विशेष स्वच्छ कक्ष में लाया गया। जो भी व्यक्ति अंदर जाता था वह सुरक्षात्मक सूट, दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड की परतें पहनता था। हवा को भी धूल और कणों को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता था। संदूषण की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए उपकरणों को पराबैंगनी प्रकाश से निष्फल किया गया था। इस नियंत्रित स्थान के अंदर दांत को सावधानीपूर्वक साफ किया गया और तैयार किया गया। प्रोटीन को घोला गया और डीएनए के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया। यह एक तेज प्रक्रिया नहीं थी। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण को कई बार दोहराते हुए सप्ताहों का सावधानीपूर्वक धैर्यपूर्ण काम लगा। इन सभी एहतियातों के साथ भी असफलता का जोखिम परियोजना पर मंडरा रहा था। प्राचीन डीएनए अक्सर टूटे हुए टुकड़ों में आता है, जैसे एक किताब हजारों टुकड़ों में फाड़ दी गई हो और हवा में बिखेर दी गई हो। इसे पुनर्निर्माण करने के लिए न केवल कौशल बल्कि भाग्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि शोधकर्ता टुकड़ों को एक पूर्ण अनुक्रम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी समय नमूना बहुत क्षतिग्रस्त, बहुत दूषित या उपयोग के लिए बहुत अधूरा हो सकता था। वैज्ञानिक जानते थे कि वे किसी ऐसी चीज के साथ काम कर रहे हैं जो थोड़ी सी भी गलत तरीके से संभालने पर गायब हो सकती है। लेकिन खतरों और कठिनाइयों के बावजूद प्रगति दिखने लगी। डीएनए के छोटे अनुक्रम बरामद किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। धीरे धीरे ऐसे पैटर्न बनते गए जिनकी तुलना अन्य आनुवंशिक डेटाबेस से की जा सकती थी। प्रत्येक टुकड़े ने पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता से पहला प्रत्यक्ष जैविक साक्ष्य पेश किया। टीम ने वह कर दिया था जो कभी असंभव लगता था, लेकिन सभी बाधाओं के विपरीत अतीत फुसफुसाने लगा। एक बार दांत से नाजुक डीएनए टुकड़े सुरक्षित हो गए तो वास्तविक चुनौती शुरू हुई। उन टूटे हुए तारों को एक पठनीय कहानी में बदलना। प्राचीन डीएनए शायद ही कभी पूरा आता है। इसके बजाय यह एक किताब से हजारों छोटे पहेली के टुकड़े प्राप्त करने जैसा है, जिसे फाड़ दिया गया है और हजारों वर्षों से बिखेर दिया गया है। वैज्ञानिकों को इन टुकड़ों को सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध करना था। आनुवंशिक कोड बनाने वाले रासायनिक अक्षरों को पढ़ने के लिए उन्नत मशीनों का उपयोग करना था। प्रत्येक टुकड़े को मैच किया गया, जांचा गया और फिर सही स्थिति में रखा गया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तुलना और सुधार के सप्ताह लगे। कुछ खंड पूरी तरह से गायब थे और जात मानव पैटर्न के आधार पर संभावित मैचों की भविष्यवाणी करने वाले उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उनका पुनर्निर्माण करना पड़ा। टुकड़ा दर टुकड़ा राखी गढ़ी की युवा महिला का जीनोम आकार लेने लगा। पहले तो डेटा भ्रमित करने वाला, लगभग अर्थहीन लगता था, लेकिन जैसे जैसे और टुकड़े संरेखित हुए, पैटर्न दिखने लगे। शोधकर्ताओं ने फिर उसके डीएनए की तुलना दुनिया भर के क्षेत्रों, ईरान, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे से एकत्र किए गए अन्य प्राचीन जीनोम के विशाल डेटाबेस से की। यह कदम महत्वपूर्ण था। यह न केवल यह प्रकट करेगा कि वह कौन थी, बल्कि यह भी कि उसके लोग हजारों साल पहले रहने वाले अन्य लोगों से कैसे जुड़े थे। परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दशकों से प्रमुख सिद्धांत ने सुझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रभावित थी, या यहाँ तक कि मध्य एशियाई स्टेप्स से प्रवास करने वाले समूहों द्वारा अधिग्रहित की गई थी।
इन लोगों, जिन्हें अक्सर इंडो यूरोपीय या तथाकथित आर्य प्रवासन से जोड़ा जाता है, को दक्षिण एशियाई इतिहास को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला माना जाता था। फिर भी डीएनए ने एक अलग कहानी बताई। युवा महिला में बिल्कुल भी स्टेप्स वंश का कोई निशान नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसकी आनुवंशिक रेखा को उत्तर के बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा बदला गया था या उन पर हावी हो गया था। इसके बजाय उसके डीएनए ने कुछ और अधिक स्थानीय और कहीं अधिक गहन चीज का खुलासा किया। उसकी अधिकांश वंशावली एक ऐसे समूह से आई जिसे अब सिंधु परिधि कहा जाता है। यह जनसंख्या स्वयं दो प्राचीन स्रोतों का मिश्रण थी, स्वदेशी दक्षिण एशियाई शिकारी संग्रहकर्ता और ईरानी पठार के प्रारंभिक कृषिविद। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के उदय से हजारों साल पहले इन समूहों ने मिलकर उपजाऊ नदी के मैदानों के साथ एक नया समुदाय बनाया था। इस मिश्रण से सिंधु घाटी सभ्यता की नींव बढ़ने लगी। इस खोज के भारी निहितार्थ थे। इसका मतलब था कि सिंधु के लोग बाहरी नहीं थे, जो अचानक दूर देशों से आयातित ज्ञान के साथ दिखाई दिए। वे स्थानीय आबादी के वंशज थे जो सहस्राब्दियों से इस क्षेत्र में रहे और विकसित हुए थे। उन्होंने विजय या आक्रमण के माध्यम से नहीं, बल्कि क्रमिक परिवर्तन, सहयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी सभ्यता का निर्माण किया। डीएनए ने निरंतरता की कहानी का खुलासा किया, लोगों के अपने वातावरण के अनुकूल होने और अपनी विरासत को सीधे भावी पीढ़ियों को सौंपने की कहानी। और भी अधिक हड़ताली उसके जीनोम और आधुनिक दक्षिण एशियाइयों के बीच की कड़ी थी। उसके डीएनए में पाया गया आनुवंशिक हस्ताक्षर आज भी मौजूद है, विशेष रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में। इसका मतलब था कि अब रहने वाले लाखों लोग सिंधु घाटी के निर्माताओं के समान वंश के प्रत्यक्ष निशान रखते हैं। गायब होने से दूर उनकी रक्त रेखा जारी है, चुपचाप वर्तमान को दूर के अतीत से जोड़ती है। विद्वानों के लिए यह एक रहस्योद्घाटन था जिसने लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को उलट दिया। आर्य आक्रमण सिद्धांत, जो कभी औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचारित किया गया था और आज भी बहस में है, अब अपनी सबसे मजबूत चुनौती का सामना कर रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता बाहरी लोगों द्वारा मिटाई या बदली नहीं गई थी। यह मूल निवासी, टिकाऊ और दक्षिण एशिया की मिट्टी में गहराई से जड़ें जमाए हुए थी। एक सदी से अधिक समय तक दक्षिण एशियाई इतिहास के बारे में सबसे अधिक बहस वाले विचारों में से एक आर्य आक्रमण सिद्धांत था। इस दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता या तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास ढह गई थी या बदल दी गई थी, जब इंडो यूरोपीय भाषी लोग, जिन्हें अक्सर आर्य कहा जाता है, मध्य एशियाई स्टेप्स से प्रवास कर गए थे। कहा जाता था कि ये नवागंतुक अपने साथ नई भाषाएं, रीति रिवाज और प्रौद्योगिकियां लेकर आए थे, जिन्होंने क्षेत्र को नया आकार दिया। लंबे समय तक इस सिद्धांत को कई पाठ्यपुस्तकों में तथ्य के रूप में माना गया था, विशेष रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान। ये एक ऐसी कहानी में बड़े करीने से फिट हो गया जो सुझाती थी कि दक्षिण एशिया की महान सभ्यताएं वास्तव में घरेलू नहीं थीं, बल्कि बाहरी प्रभाव का परिणाम थीं। औपनिवेशिक शक्तियों के लिए यह विचार सुविधाजनक था। इसने भारत के इतिहास को अपनी स्वदेशी जड़ों का जश्न मनाने के बजाय विदेशी आगमन की छाया में रखा। लेकिन राखी गढ़ी के डीएनए ने बहुत अलग कहानी बताई। महिला के जीनोम में स्टेप्स वंश का कोई निशान नहीं दिखा, वही आनुवंशिक मार्कर जो मौजूद होता यदि उसके लोग उन प्रवासियों से प्रभावित या प्रतिस्थापित हुए होते। इसके बजाय उसका आनुवंशिक मेकअप सीधे सिंधु परिधि समूह से जुड़ा हुआ था, ये साबित करते हुए कि सभ्यता की ताकत स्थानीय आबादी से आई थी, जो पहले से ही हजारों वर्षों से फल फूल रही थी। यह बाहरी लोगों के प्रगति लाने की कहानी नहीं थी, यह स्वदेशी लोगों के अपने ज्ञान और सहयोग के माध्यम से दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक को आकार देने की कहानी थी। सबूत शक्तिशाली था क्योंकि यह जैविक था। कलाकृतियों या खंडहरों के विपरीत, जिनकी कई तरीकों से व्याख्या की जा सकती है, डीएनए लोगों से सीधा संबंध है, और इस मामले में इसने निरंतरता की पुष्टि की, प्रतिस्थापन की नहीं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी के निर्माता आक्रमणकारियों द्वारा मिटाए नहीं गए थे। वे एक ऐसी रेखा का हिस्सा थे जो आगे बढ़ी, समय के साथ अनुकूलन करती रही और आज भी दक्षिण एशिया के लोगों में निशान छोड़ती रही। इस खोज ने न केवल इतिहास बल्कि पहचान को भी नया आकार दिया। उपमहाद्वीप भर के लाखों लोगों के लिए इसका मतलब था कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई खोई हुई या विदेशी संस्कृति नहीं थी, वह उनका पूर्वज थी। डीएनए ने खुलासा किया कि उन प्राचीन निर्माताओं की विरासत अभी भी उनके खून, उनकी परंपराओं और उनके जीवन के तरीके में जीवित है। इसने साबित किया कि जिन लोगों ने कभी परिष्कृत शहर, उन्नत व्यापारिक नेटवर्क और सटीक शिल्पकारी का निर्माण किया था, वे अजनबी नहीं बल्कि परिवार थे। इस रहस्योद्घाटन के भावनात्मक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। आर्य आक्रमण सिद्धांत ने लंबे समय तक विभाजन पैदा किया था, प्राचीन और आधुनिक आबादी के बीच एक तेज विराम का सुझाव देते हुए। अब आनुवंशिकी के विज्ञान ने एकता और निरंतरता की ओर इशारा किया। सिंधु घाटी के लोग मिटाए नहीं गए थे, वे जीवित रहे। वे उस जीवित इतिहास का हिस्सा हैं जो दक्षिण एशिया में बहता है। एक अनुस्मारक की सभ्यताएं बस गायब नहीं होती हैं, बल्कि विकसित होती हैं, अपनी विरासत को वर्तमान में ले जाती हैं। डीएनए साक्ष्य ने वैज्ञानिकों को सिंधु घाटी के लोगों की वास्तविक मूल कहानी को जोड़ना शुरू करने की अनुमति दी। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसे महान शहरों के दिखने से हजारों साल पहले यह क्षेत्र स्थानीय शिकारी संग्रहकर्ताओं के समूहों का घर था। ये समुदाय अनगिनत पीढ़ियों से दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में रहे थे। मौसम के साथ चलकर और भूमि से जो मिलता था उसका उपयोग करके जीवित रहे। फिर लगभग 7000 साल पहले परिवर्तन की एक नई लहर आई। ईरानी पठार के किसान अपने साथ कृषि और पालतू फसलों का ज्ञान लेकर आए। समय के साथ ये किसान और मूल शिकारी संग्रहकर्ता मिल गए। विजय के माध्यम से नहीं, बल्कि धीमे और स्थिर आदान प्रदान के माध्यम से। उनके कौशल मिलकर ऐसे समुदाय बनाने के लिए एक साथ आए जो भोजन उगा सकते, जानवरों को पाल सकते और सरस्वती और सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानों के साथ स्थायी रूप से बस सकते थे। ये नदियां उनके समाज की जीवन रेखा बन गईं। समृद्ध मिट्टी और नियमित बाढ़ ने गेहूं, जौ और अन्य फसलों को फलने फूलने दिया। गांव नदी के किनारे बढ़े, जहां लोगों ने मिट्टी ईंट के घर बनाए, कुएं खोदे और भोजन संसाधन साझा किए। कृषि से स्थिरता प्रदान करने के साथ जनसंख्या बढ़ी। सदियों में छोटे खेती के गांव शहरों में विस्तृत हुए और वे शहर बस्तियों के एक नेटवर्क में जुड़ गए जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करते थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक यह स्थिर विकास कुछ असाधारण में बदल गया था। एक पूर्ण शहरी सभ्यता, प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत में से एक। लेकिन जिस चीज ने सिंधु घाटी को अनूठा बनाया वह केवल इसका आकार नहीं था, यह इसका संगठित होने का तरीका था। मेसोपोटामिया में साम्राज्य राजाओं के शासन में उठे जिन्होंने महल बनाए और युद्ध लड़े। मिस्र में फिरौन ने सेनाओं का नेतृत्व किया और अपनी शक्ति के स्मारकों के रूप में विशाल पिरामिड बनाए। सिंधु घाटी ने एक अलग रास्ता अपनाया। कोई भव्य शासकों की मूर्तियां, शहरों के ऊपर ऊंचे महल या सेनाओं या खूनी विजयों के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। इसके बजाय उनके शहर सटीकता और व्यवस्था के साथ बनाए गए थे। रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार, कुएं और भंडारण सुविधाएं। यह एक सभ्यता थी जो शक्ति के प्रदर्शन के बजाय सहयोग और स्थिरता को महत्व देती थी। कल्पना करें कि व्यापारियों का एक कारवान धूल भरी सड़कों पर चल रहा है, उनके गाढ़े कपास की वस्त्र मनकों और मिट्टी के बर्तनों से भरे हुए, उन बाजारों की ओर जा रहे जहां पूरे क्षेत्र के सामान का आदान प्रदान होगा। कल्पना करें, शिल्पकार कार्यशालाओं में बैठे हैं, कार्नेलियन मनकों में छोटे छेद ड्रिल कर रहे हैं, तांबे के उपकरण पॉलिश कर रहे हैं या नाजुक डिजाइन के साथ मिट्टी के बर्तन आकार दे रहे हैं। इन शहरों में जीवन जीवंत और शांतिपूर्ण था। लोग न केवल व्यापार के माध्यम से बल्कि साझा मानकों, साझा संस्कृति और साझा मूल्यों के माध्यम से जुड़े हुए थे।
आनुवंशिक साक्ष्य ने उस बात की पुष्टि की जिसका खंडहरों ने लंबे समय से सुझाव दिया था। सिंधु घाटी एक घरेलू सभ्यता थी, आयातित नहीं। इसके लोग उस भूमि में जड़ें जमाए हुए थे जहां वे रहते थे, अपने साथ स्थानीय वंश और प्रारंभिक कृषि ज्ञान का मिश्रण ले जाते हुए, जिसने उन्हें फलने फूलने के उपकरण दिए। उन्हें अपने उदय को चिंगारी देने के लिए विजेताओं या विदेशी शासकों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी महानता भीतर से आई, सदियों से एक साथ काम करने वाले साधारण लोगों द्वारा धैर्यपूर्वक निर्मित। यह सिंधु घाटी की सच्ची कहानी थी। नदियों और मिट्टी से जन्मी एक सभ्यता उन हाथों द्वारा तैयार की गई जो संतुलन को महत्व देते थे, और एक ऐसे समाज द्वारा टिकाई गई जो वर्चस्व के बजाय सहयोग पर फली फूली। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी के महान शहरों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्हें उनकी उन्नत योजना भी दूर नहीं कर सकी। जिन नदियों ने सदियों से उन्हें पोषित किया था, वे सूखने और मार्ग बदलने लगीं। सरस्वती, जो कभी सिंधु के साथ बहने वाली एक शक्तिशाली नदी थी, धीरे धीरे गायब हो गई, उपजाऊ भूमि को बंजर छोड़ती गई। साथ ही मानसून के पैटर्न बदल गए, वर्षा कम विश्वसनीय हो गई, और जो फसल कभी समृद्ध आबादी का समर्थन करती थी, वह असफल होने लगी। स्थिर पानी और भोजन की आपूर्ति के बिना उनकी सभ्यता की नींव कमजोर हो गई। व्यापार, जिसने सिंधु घाटी को दूर देशों से जोड़ा था, भी ध्वस्त होने लगा। कृषि के संघर्ष के साथ अतिरिक्त सिकुड़ गए और लंबी दूरी का आदान प्रदान धीमा हो गया। जो शहर कभी बाजारों और कारवां से गुलजार रहते थे, वे शांत हो गए। धीरे धीरे शहरी जीवन घट गया। बड़े शहरों को ईंट दर ईंट छोड़ दिया गया, जब तक कि केवल छोटे गांव बचे नहीं रहे। लेकिन यह लोगों के गायब होने की कहानी नहीं थी, यह रूपांतरण की कहानी थी। सिंधु घाटी के लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने अनुकूलन किया। कई लोग पूर्व और दक्षिण में चले गए, उन क्षेत्रों में बसे जहां नदियां और मानसून अभी भी खेती का समर्थन करते थे। वे अपने कौशल, अपनी परंपराओं और अपने जीवन के तरीकों को अपने साथ ले गए। उनकी संस्कृति नए रूपों में जारी रही, अन्य समुदायों के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप भर में भविष्य के समाजों को आकार देते हुए। डीएनए साक्ष्य दिखाता है कि उनकी आनुवंशिक विरासत अभी भी आज दक्षिण एशिया में रहने वाले लाखों लोगों के माध्यम से चलती है। यह निरंतरता न केवल उनके जीन में देखी जाती है, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिध्वनियों में भी, जो उनके शहरों के टूटने के लंबे समय बाद भी जीवित रहीं। खेती, शिल्प कार्य और यहाँ तक कि भाषा के पहलुओं की प्रथाएं अपनी जड़ें सिंधु लोगों में खोज सकती हैं। सभ्यता का पतन हो सकता है, लेकिन इसकी आत्मा बनी रही, चुपचाप उन संस्कृतियों में बहती रही जो इसके बाद आईं। सिंधु घाटी मौनता के साथ समाप्त नहीं हुई, यह विकसित हुई, अनुकूलित हुई और उन लोगों के माध्यम से जीवित रही जिन्होंने अपने खून में इसकी स्मृति को आगे बढ़ाया। आज जब दक्षिण एशिया भर के लाखों लोग अपने दैनिक जीवन के बारे में जाते हैं, तो वे अपने भीतर सिंधु घाटी की जीवित स्मृति रखते हैं। राखी घड़ी की युवा महिला से बरामद डीएनए ने इस बात से परे साबित किया कि जिन लोगों ने उन महान शहरों का निर्माण किया, वे समय में खोए हुए अजनबी नहीं हैं। वे आज जीवित अनगिनत परिवारों के प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। हर धड़कन, हर सांस एक धागा ले जाती है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सड़कों तक फैली हुई है। यह विरासत न केवल आनुवंशिक है बल्कि सांस्कृतिक भी है। सिंधु लोगों का लचीलापन, सहयोग पर उनका ध्यान और परिवर्तन के सामने अनुकूलन की उनकी क्षमता अभी भी उपमहाद्वीप भर की परंपराओं में प्रतिध्वनित होती है। सामुदायिक कुओं, साझा संसाधनों और आज गांवों में सामूहिक प्रयास पर दिया गया महत्व उनके प्राचीन शहरों की योजना को दर्शाता है। आभूषणों, मिट्टी के बर्तनों और वस्त्रों की शिल्पकारी उन कौशलों को दर्शाती है जो पहली बार हजारों साल पहले महारत हासिल की गई थीं। यहाँ तक कि दक्षिण एशिया की भाषाओं और रीति रिवाजों में भी उनके प्रभाव के संकेत हैं। उन लोगों के दैनिक जीवन में बुने हुए जो यह एहसास नहीं कर सकते कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बहुत लंबे समय तक मिथकों ने सिंधु घाटी को एक गायब दुनिया, एक रहस्य के रूप में चित्रित किया,
जो बाहरी लोगों द्वारा मिटा दी गई या आपदा द्वारा निगल ली गई। लेकिन डीएनए द्वारा प्रकट सच्चाई कहीं अधिक शक्तिशाली है। सिंधु लोग गायब नहीं हुए। वे प्रवास कर गए, विकसित हुए और मिल गए। उनकी विरासत लाखों लोगों के चेहरों और जीवन में आगे बढ़ी। वे एक भूली हुई सभ्यता नहीं है, बल्कि एक जीवित वंशावली है। रक्त रेखाओं में जीवित हैं, जो आज तक निरंतर जारी है। इतिहास मरा नहीं है, यह हमारे भीतर सांस लेता है। मोहनजोदड़ो के पत्थर टूट सकते हैं और सरस्वती सूख सकती है, लेकिन उस दुनिया के लोग अभी भी वर्तमान में जीवित हैं। हर दक्षिण एशियाई अपनी ताकत, अपनी रचनात्मकता और अपनी सहनशीलता का एक हिस्सा रखता है। सिंधु घाटी मिटाई नहीं गई थी, वह आज दक्षिण एशिया की नींव बन गई। सदियों से सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के रूप में खड़ी थी। हमने उनके शहर, उनकी नालियां, उनके आभूषण देखे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वे वास्तव में कौन थे। उनकी उत्पत्ति, उनके लापता होने और उनकी पहचान के बारे में प्रश्न बिना उत्तर के लटके रहे। फिर राखी घड़ी में एक युवा महिला के एक दांत ने सब कुछ बदल दिया। डीएनए के उस छोटे टुकड़े से विज्ञान ने उन लोगों की आवाजें बरामद कीं जो लंबे समय से मौन माने जाते थे। यात्रा ने हमें अनुमान से रहस्योद्घाटन तक पहुंचाया। हमने सीखा कि सिंधु घाटी बाहरी लोगों या आक्रमणकारियों द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि स्थानीय समुदायों द्वारा, जिन्होंने कृषि ज्ञान को लचीलेपन और रचनात्मकता के साथ मिलाया था। हमने देखा कि उन्होंने राजाओं, सेनाओं या साम्राज्यों के बिना शहरों का निर्माण कैसे किया, विजय के बजाय सहयोग को चुना। हमने पाया कि जब नदियां सूख गईं और व्यापार ध्वस्त हो गया, तो उनके लोग गायब नहीं हुए, बल्कि अनुकूलित हुए, अपनी विरासत को भविष्य में ले गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सीखा कि उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि उनका खून आज भी लाखों दक्षिण एशियाइयों में बहता है। यह विज्ञान की शक्ति है। मिट्टी के नीचे खुदाई करना और समय के पर्दे को वापस खींचना, हजारों साल पहले रहने वालों को आवाज देना। और यह केवल शुरुआत है। हमारे पैरों के नीचे और क्या रहस्य दबे हुए हैं, डीएनए के उन्हें प्रकट करने की प्रतीक्षा में। हमारे भीतर और कौन से पूर्वज रहते हैं, अदृश्य लेकिन कभी गए नहीं। सिंधु घाटी हमें सिखाती है कि इतिहास हमसे अलग नहीं है, यह हमारे अंदर है। यह हमें एकजुट करती है, हमें याद दिलाती है कि मानवीय संबंध मिथकों से गहरे और समय से मजबूत हैं। यदि इस यात्रा ने आपको मोहित किया है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ना न भूलें, क्योंकि हम और रहस्यों को उजागर करते हैं जहां इतिहास, विज्ञान और पहचान का संगम होता है।